अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक उत्पादन देने वाली मेंथा की उन्नत किस्में और नर्सरी तैयारी। अच्छी आय हेतु कैसे बनाएं फसल अवशेषों से सजावटी वस्तुएं। मेंथा की खेती करके किसान भाई कम समय में अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं और इसके लिए आपको मेंथा की उन्नत प्रजातियों तथा नर्सरी तैयार करने की तकनीक के बारे में उचित जानकारी होना आवश्यक है। तो इसकी स्वस्थ पौधे तैयार करने के लिए किन किन जरूरी बातों को ध्यान में रखें, आइए जानते हैं कृषि अनुसंधान संस्थान जिला पटना की संगीता कुमारी से। मेंथा का फसल लगाना एक बहुत बढ़िया विकल्प है और किसानों को इससे आमदनी भी अच्छा मिल जाता है और साथ ही साथ खरपतवार में जो लागत आती है वो भी कम पड़ता है। और ये ध्यान दें कि जब इसकी खेती करनी हो तो सर्वोत्तम समय है 15 जनवरी से 15 फरवरी तक इसकी खेती की जा सकती है। लेकिन जिन किसानों के खेत में रबी की फसल लगी हुई है, रबी की फसल कटाई के बाद भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि मेंथा की खेती जो है बलुई दोमट मिट्टी में होती है और जहाँ की मिट्टी का पीएच मान जो है 6 से 7.5 हो पीएच मिट्टी का, उसमें अच्छी तरह इसकी पैदावार होती है। तो किसान भाई ये जान ले कि इसका प्रवर्धन सकर्स द्वारा किया जाता है और सकर्स जो है पुराने जो हमारे मेंथा की फसल है 1 साल का पुराना पौधा, उसके जड़ों को अगर उखाड़ कर देखेंगे तो उसमें सफेद सा जड़ जो होगा उसी को लेना है और जड़ बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, रोग मुक्त होना चाहिए तथा सफेद होना चाहिए। मेंथा की अच्छी पैदावार लेने के लिए जरूरी है कि इसकी उन्नत किस्मों की खेती की जाए और अपने राज्य हेतु मेंथा की अधिक उपज देने वाली प्रमुख प्रजातियां इस प्रकार हैं: हिमालय, कोसी, गोमती, कुशल शिवालय तथा डमरू इत्यादि। इनका औसत उत्पादन लगभग 30 से 40 टन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। इसकी बुआई के लिए सकर्स की मात्रा इस प्रकार होती है। 1 हेक्टेयर अगर हम खेती करना चाह रहे हैं तो उसके लिए 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है और जो सकर्स है वो 6 से 7 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए और साथ ही साथ इसमें एक आंख अवश्य होना चाहिए। पुदीने की बुआई 2 विधियों द्वारा की जाती है। पहला नर्सरी तैयार करके तथा दूसरा मुख्य खेत में सीधे बुआई कर सकते हैं। यदि नर्सरी तैयार करके बुआई करनी है तो आइए नर्सरी तैयारी करने की विधि के बारे में जानते हैं। अब आई इसकी नर्सरी तैयार करने की, तो किसान भाई ये समझ ले कि जो खेत की मिट्टी है उसकी भुरभुरी बना ले, 2-3 बार उसको जुताई करे और साथ ही साथ उसमें पाटा भी चलवा दे और इसमें अंतिम जुताई से पहले इसमें 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद अथवा कंपोस्ट को मिलाए और उसके बाद उसमें जो है कृमि नाशक या जो मिट्टी जनित कीड़े हैं उसके बचाव हेतु 10 क्विंटल जो है अपना नीम का खल्ली आता है उसको मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दे। जो खेत है उसको क्यारियों में भाग दे। अगर नर्सरी विधि से हम अगर पौधे को लगा रहे हैं तो नर्सरी को जो लगा रहे हैं हम उसको 5 से 10 फीट जो है उसको बना ले खेतों को
और उसमें जो उसकी मेड़ है उसको 1 फीट ऊंचा रखे और उसमें पानी बिल्कुल धान की तरह ही भर दे। और साथ ही साथ इसमें जो है 50 किलो गोबर की खाद 5 × 10 फीट जो हम क्यारी बना रहे हैं उसमें अच्छी तरह से उसमें मिला दें। और उसकी धान की तरह से पानी जब हम लगा देते हैं क्यारियों में तो सकर्स को है उसको बस छिड़क देना है, छिड़क करके उसमें छोड़ देना है। तो आप देखेंगे कि मेंथा जो है अच्छी तरह से इसमें जड़ें आ जाती हैं। अब जानकारी लेते हैं रुपाई किए जाने वाले मुख्य खेत की तैयारी के बारे में, क्योंकि फसल की पैदावार खेत तैयारी व उर्वरक प्रबंधन पर ही निर्भर करती है। इसका सही प्रबंधन नहीं होने पर उपज पर विपरीत असर पड़ता है। जैसे कि इसकी खेती के लिए 150, 60 और 40 NPK केजी प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। सदैव जो है मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए इसकी खेती के लिए। मार्च के महीने में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। अप्रैल में जो है 6 से 8 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। और हर एक कटाई के बाद एक सिंचाई अवश्य है। और सिंचाई के साथ ही साथ आप ये देखें कि अगर हम ये फर्टिलाइजर वगैरह डालना चाह रहे हैं तो यूरिया जो है हमारा हर कटाई के बाद आप यूरिया दे सकते 2-3 किस्तों में दे सकते हैं। तो इस तरह से सिंचाई के साथ साथ आप उर्वरकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं तैयार पौध के मुख्य खेत में रुपाई की। पुदीना की रुपाई करते समय पौध से पौध के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर तथा कतार से कतार के बीच 35 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। इससे पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप बताई गई तकनीकों द्वारा मेंथा की खेती करते हैं तो इससे अच्छी पैदावार लेकर अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई अक्सर फसल अवशेषों को बेकार समझ करके फेंक देते हैं या फिर जला देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन फसल अवशेषों को मूल्य वर्धित वस्तुएं बनाकर उन्हें बेच करके अच्छा लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ ये बेरोजगार युवकों और महिलाओं के लिए एक अच्छा रोजगार का साधन भी बन सकता है। तो इन फसल अवशेषों से कौन कौन से अच्छे मूल्य वाले सजावटी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, इसकी जानकारी दे रही हैं कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर भारती कश्यप। किसान भाई और बहनों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सुखाए गए फूलों की मांग निरंतर बढ़ती चली जा रही है। ये बेरोजगार युवकों एवं महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा रोजगार का साधन होता जा रहा है। अक्सर देखने में आता है कि हमारे किसान विभिन्न फसलों की कटाई करने के बाद उसके बचे हुए अवशेष को फेंक देते हैं, लेकिन इन्हीं अवशेषों का प्रयोग करके हमारे किसान भाई कौन कौन से उत्पादों को किस तरीके से बना सकते हैं, आइए जानते हैं। अगर हम खाद्यान्न फसलों की बात करें तो जिनमें मक्की है, गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, ये बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिन्हें हम जब इसमें से खाद्यान्न निकाल देते हैं तो इनके जो अवशेष होते हैं उन्हें फेंक देते हैं। अगर हम जैसे मक्की की ही बात करें तो इसके जो छिलके हैं और बीज का गुल्ला है, इसे हम फेंक देते हैं, लेकिन इससे हम बहुत अच्छे कलाकृतियां बना सकते हैं। जैसे मक्की की गुड़ियां हो गई। मक्की की गुड़िया बनाने के लिए आप मक्की के छिलकों का ही इस्तेमाल करेंगे। इसे भी आप रंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आप बीज का सेंटर बनाने के लिए आपको थोड़ी सी रुई चाहिए होती है और मक्की का गुल्ला। इसका बेस बनाने के पश्चात आप इसका सिर अलग से बना लेंगे और धड़ अलग से बना लेंगे। फिर इसमें अलग अलग तरह के कपड़ों से इसकी पोशाक की आप आकृति दे सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से इससे आप मूल्यवर्धित गुड़ियाँ बना सकते हैं जो आप बाजार में बहुत अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। मक्की के छिलके से आप कई तरह की साज सज्जा की वस्तुएं बना सकते हैं। जैसे कि हम ड्राइंग रूम वगैरह के लिए ये मक्की की फ्लावर स्टिक्स बना रहे हैं। इसमें पहले मक्की के छिलकों को सुखा लिया जाता है। सूखे हुए छिलके बहुत अच्छी तरह से होने चाहिए। कच्चे और हरे छिलके इसमें प्राय नहीं चलते हैं। इनको हम प्रेस विधि द्वारा सुखाते हैं, मतलब बड़े से किसी लकड़ी के भारी वजन वाली चीज़ के नीचे इसको दबा देते हैं ताकि जो मक्की के छिलके हैं वो सीधे रहे। इसमें हम प्राकृतिक रूप का ही रंग रहने देते हैं, ज़्यादातर रंग नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप रंग करना भी चाहें तो पत्तों को आप रंग कर सकते हैं, जो छिलके हैं उन्हें रंग कर सकते हैं। इसके बाद इनको बराबर आकार में काट लिया जाता है
तथा फिर इसको धागे से बांध के अलग अलग इसकी पत्तियां काट ली जाती हैं। और बीच में हम जो ये फूल लगाते हैं, ये टिथोनिया नामक एक फूल है, उसका बीच का पोर्शन हम इसमें लगा लेते हैं और इस तरह की इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी हम इसकी ड्राई फ्लावर स्टिक्स बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य फसलों में तिल है, जिसे सीसेमम बोलते हैं, जो हमारी एक मुख्य तिलहनी फसल है। इसकी भी डंडियां तिल निकालने के बाद जब अवशेष बच जाते हैं, उसका हम ड्राई फ्लावर स्टिक्स के रूप में बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर या जंगली खजूर की पत्तियों से हम बहुत अच्छी तरह से ड्राई फ्लावर स्टिक्स बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त नारियल के जो खोखे हैं, उससे भी कई तरह की कलात्मक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। तो जितनी भी हमारी ये जो खाद्यान्न फसलें हैं, हमें इसको फेंकने के बजाय इनसे बहुत अच्छी तरह से इनका उपयोग कर सकते हैं। उद्यानिकी फसलों की अगर हम बात करें तो लीक या प्याज का जो फूल होता है, उससे भी बहुत अच्छी तरह की ड्राई फ्लावर स्टिक्स बन सकती हैं। इसके अतिरिक्त घिया है, तोरी है, काली तोरी है, इससे भी हम कई तरह की ड्राई फ्लावर स्टिक्स और अन्य साज सज्जा की वस्तुएं बना सकते हैं। काली तोरी तो आमतौर पे सभी किसान भाई बहन अपने घरों में लगाते हैं। आपने किचन गार्डन में जो भी काली तोरी लगाई है, जब आप इसके लिए बीज पकने के लिए इसको छोड़ देते हैं तो इसके अंदर से ये स्पॉन्ज टाइप की चीज़ निकलती है। इस स्पॉन्ज का आप कई तरह के घोंसला बनाने के लिए, पक्षी का घोंसला बनाने के लिए और ड्राई फ्लावर स्टिक में बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। काली तोरी का जो बीज का जितना भी आपका स्पंज का भाग होता है, इसे अलग अलग सेक्शंस में आप छोटा छोटा काट लेते हैं। इसके पश्चात इसको रंग कर लिया जाता है, रंग करके सुखा लिया जाता है और उसके पश्चात इसमें कोई भी आप बांस की या दूसरी झाड़ू वाली डंडी लगा के इसे बाजार में बेच भी सकते हैं। इन उत्पादों को बनाने में रंगों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो हमारे किसान भाई उत्पादों को बनाते समय किस तरीके के रंगों का इस्तेमाल करें, चलिए जानते हैं। दारू वगैरह हो गया, मेहंदी है, इनका रंग हम चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा आकर्षक नहीं होते और इनकी जल्दी फेड भी हो जाते हैं। ज्यादातर हमारे जो अच्छे रंग चलते हैं कपड़ों में करने वाले, जो चुन्नी वाले रंग होते हैं, दुपट्टा डाई करने वाले, ये काफी अच्छे चढ़ते हैं। और इंडिकेटर डाइज जैसे इयोसिन येलो हो गई, रोडामीन हो गई, ब्रिलियंट ग्रीन है, ये काफ़ी अच्छा रंग देते हैं और कई सालों तक इससे हमने पाया है कि ये इससे बनाए गए प्रोडक्ट है वो 2 से 3 सालों तक हमारे सुरक्षित रहते हैं। किसान भाइयों और बहनों से मेरा यही अनुरोध है कि आपकी जितनी भी खाद्यान्न और अन्य हॉर्टिकल्चर फसलें हैं, इसके जितने भी अवशेष हैं जिन्हें आप प्राय फेंक देते हैं, जला देते हैं या जानवरों को खिला देते हैं, उन्हें आप सहेज कर रखें और उनसे कई तरह की मूल्यवर्धित वस्तुएं बना सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे भी मौजूद है बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। अच्छे उत्पादन हेतु लौकी की वैज्ञानिक बुआई तकनीक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जो किसान भाई अगेती लौकी की फसल लेना चाहते हैं तो इस समय इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन लौकी की बुआई करते समय कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को अमल में लाना होगा, तभी आप लौकी की फसल से अधिक उपज लेकर के अधिक लाभ ले सकते हैं। तो किस प्रकार से करें लौकी की खेती, इस बारे में अपने सुझाव दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आरएल भारद्वाज। लौकी की अगेती बुआई करके किसान भाई अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो अगर हम इस समय लौकी की बुआई करते हैं तो उससे बाजार भाव अच्छा मिलता है। जहाँ तक जलवायु की बात है, ये ग्रीष्मकालीन फसल है, बहुत अधिक तापमान सहन करने की इसमें क्षमता होती है, पर इसके अंकुरण के लिए लगभग 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए इसको हम फरवरी माह में आसानी से बो सकते हैं और 2 या 3 बार उसमें कल्टीवेटर चलाएं। एक चीज़ इसमें आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जिन काश्तकारों के यहाँ पे फरवरी माह में सरसों की कटाई हो जाती है, उनको संपूर्ण खेत तैयार नहीं करने के बजाय 8 फीट की दूरी पे 3-3 फीट की खेत की तैयारी ही कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अधिक उपज देने वाली किस्मों के बारे में, ताकि आप समय पर इन किस्मों की बुआई करके अच्छी उपज ला सकें।
जहाँ तक बात करें हम इसकी उन्नत किस्मों की, तो पूसा समर प्रोलिफिक राउंड होता है, पूसा समर प्रोलिफिक लौंग है, पूसा मेघदूत है, पूसा नवीन है, और इसके अलावा अर्का बहार बहुत ही अच्छी किस्म है। इसके अलावा दूसरी जो संकर किस्म है उनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लौकी की फसल से ज्यादा उत्पादन लेने हेतु खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करना भी ज्यादा उत्पादन के लिए आवश्यक है। जहाँ तक इस फसल में खाद और उर्वरकों की बात है, ये बहुत ज़्यादा खाद और उर्वरकों की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। लगभग 150 से 200 क्विंटल अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद संपूर्ण खेत में नहीं मिला करके नालियों में मिलाई जाए, क्योंकि इसकी 2 नालियों के बीच की दूरी 6 से 8 फीट होती है। इसलिए संपूर्ण खेत में मिला हुआ गोबर उसको अच्छी तरह से नहीं मिल पाता है, केवल नाली में मिला दें। 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से लौकी के लिए नालियों में मिला दिया जाए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा मतलब 30 किलोग्राम 30 दिन पे और 30 किलोग्राम 60 दिन पे खड़ी फसल में सिंचाई के तुरंत बाद में नाली में देने से पैदावार में अच्छी वृद्धि होती है। जहाँ तक इसके बीज दर की बात है, अगेती और ग्रीष्मकाल की बुआई करने के लिए 4 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। पहला बीजों को आप अगेती बुआई के लिए पानी में डिप कीजिए, लगभग 8 घंटे तक पानी में डुबो करके रखिए, और उसके बाद में बावस्टीन से 3 से 5 ग्राम बावस्टीन 1 किलोग्राम बीजों को उपचारित कीजिए। और दो नालियों के बीच की दूरी भूमि की उर्वरता के हिसाब से 6 फीट से लेकर के 8 फीट की रखी जाती है। जो मिट्टियां बालू है या हल्की है उनमें 2 नालियों के बीच की दूरी 6 फीट रखते हैं, और जो काली मिट्टी है या दोमट मिट्टी है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है, उसमें 8 फीट का डिस्टेंस रखा जा सकता है। नालियों की जो चौड़ाई है वो लगभग 45 सेंटीमीटर रखते हैं। जहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलती है वहाँ पे उत्तर से दक्षिण नालियाँ बनानी चाहिए और केवल पूर्व की तरफ बीज बुआई करनी चाहिए। पर जहाँ पे हवाएं बहुत ज़्यादा नहीं चलती है वहाँ पे नाली के दोनों तरफ बीजों की बुआई की जा सकती है। एक बीज से दूसरे बीज की दूरी लगभग 1.5 से 2 फीट रखी जाती है। जहाँ पे उर्वरता कम होती है वहाँ पे 1 फीट पे भी बीजों की बुआई की जा सकती है। और अगेती बुआई करके आप जो उसमें लो टनल में भी बुआई कर सकते हैं या इसका नर्सरी में रोप तैयार करके ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को कृषि सलाह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है, और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची एवं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बसंतकालीन गन्ने, शकरकंद, गर्मा सब्जियों की बुआई के लिए खेत की तैयारी का कार्य करें। सब्जी वाली फसलों में निराई गुड़ाई एवं आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगेती फसल की पौध तैयार करने के लिए बीजों को पॉलीथीन में उगाएं। पॉलीथीन के थैलों को पॉली हाउस में रखें। आगात बोई गई प्याज की फसल में निराई गुड़ाई का कार्य करें एवं 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई का कार्य करें। गेहूं की फसल में यदि दीमक का प्रकोप हो रहा हो तो क्लोरपाइरिफास दवा 2 लीटर प्रति एकड़ की दर से 20 से 30 किलो बालू मिलाकर शाम के समय खेतों में छिड़काव करें एवं इसके बाद सिंचाई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई
समस्याओं में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला वैशाली के कृषक खेमचंद यादव, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से मिर्ची की फसल में लगने वाले कीट व रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो खेमचंद यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मिर्ची की खेती और उसके कीट और बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट पहले बीमारियों के बारे में बात करेंगे। बीमारियों सबसे पहले छाछिया रोग मिर्ची में काफ़ी जो नुकसान देते होता है। उसमें क्या होता है, पत्तियां पीली पड़ जाती है। इसके उपचार के लिए एक आती है बाजार में डायनोकैप या कैराथेन। कीड़ों की बात किया जाए तो सबसे पहले कीड़े में थ्रिप्स हो गई, माइट हो गई, सफ़ेद मक्खी और हरा तेला, ये सब मक्खी, ये सब काफ़ी नुकसानदेह कीट है। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले डायमिथोएड करके आती है दवा, उसको स्प्रे करने से आपको काफ़ी फायदेमंद होते हैं। इसके 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। उर्द मूंग की उन्नत प्रजातियां और इसकी वैज्ञानिक खेती, मेथी की अच्छी उपज हेतु फसल में जरूरी कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ बिहार झारखंड, खबर ही जीवन है।